अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अताबाद लेक से हम निकले हैं और अभी जाना है जी अलतित फोर्ट। तो रास्ते में ये आप खूबसूरत से चीज़ देखते हैं। जय हम इधर वापसी की तरफ आ रहे हैं। कल हम गुजरात गए थे, फिर उधर फैमिली रिजॉर्ट में स्टे किया था और अब सिटी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आप लोग अगर पहले हुंजा आते हो तो आप पहले वो फोर्ट कवर करोगे, हम लोग बाद में कवर कर रहे हैं क्योंकि जो मेरा टूर गाइड वो उल्टा है, तो वो उल्टा चलता है तो क्या कर सकते हैं। तो इसलिए हम भी उल्टे ही चल रहे हैं और अलतित फोर्ट पर जाकर आपको मिलते हैं और वहाँ की थोड़ी हिस्ट्री भी बताते हैं और अलतित फोर्ट भी दिखाते हैं आपको। अलतित फोर्ट पर जाने के लिए आपको ये इतनी चढ़ाइयाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। और पुराने ज़माने में जब किसी को सज़ा देनी होती थी तो ऊपर से गिरा देते थे। कंफर्म है, ऊपर से नीचे गिरा कोई और सज़ा नहीं, बस ऊपर से नीचे डायरेक्ट चढ़ा। तो चलें, अलतित मार्केट है। ये एंट्री पर ही खूबसूरत सा सीन, लकड़ी का काम देखकर मेरा दिल खुश हुआ यहाँ पर। तो ये सारा आप क्रॉस करते हुए आगे जाओगे। हुंजा क्राफ्ट्स फैशन स्टूडियो थी, ये पूरी एक मार्केट है। चलें, मुझे तो बड़ी प्यारी लगी, ये चेक करें। अस्सलाम वालेकुम, खूबसूरत सी मार्केट, वाह गुड हो गया। मेडो मार्क्स, ये खूबसूरत से सीन्स देखें, बहुत ही प्यारा मुझे यार ये बाज़ार लगा। स्पेशली ये जो लकड़ी वाला काम हुआ है ना हर तरफ, वो बेहतरीन माशाल्लाह। फोर्ट तो खूबसूरत होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले जो बाज़ार प्यारा लगा ना भाई, उसकी क्या ही बात है। स्पेशली वो भी मैं वापसी पर उस पर खड़ा होऊंगा, पिक्चर्स और रील्स वगैरह बनाऊंगा। बेहतरीन मुझे काम लगा लकड़ी का ना माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, क्या ही वाइब्स हैं यहाँ पर। चलो चलते हैं आगे अलतित फोर्ट की तरफ। यहाँ पर मैं बोलूँ क्या ये कौन सा विलेज है? हम इधर थे, अलतित विलेज। अच्छा, तो ये है जी अलतित विलेज। इसी तरह लग रहा है कि जैसे ना हम किसी वो क्या उसको बोलते हैं, फोर्ट से सारा गांव नजर आएगा। नहीं वो इर्तुगरुल गाजी ड्रामा था ना, उसमें भी या किसी कोई सेट नहीं, जैसे स्पेशल एक कोई सेट लगा होता किसी जगह का, ऐसा लग रहा है किसी की मूवी का या किसी सेट लगा हुआ है। बहुत ही छोटी सी गलियां हैं, लेकिन जो लकड़ी का काम और ये छोटे छोटे कैफ़े या छोटी छोटी दुकानें जो बनी है ना, क्या ही ये सीन्स हैं, क्या ही चस करवा रहे हैं माशाल्लाह, बेहतरीन। ये देखें यार, यहाँ पे टाइम लगेगा भाई, यहाँ पे वापसी में मुझे रुकना पड़ेगा अपने रील्स के लिए और उसके लिए। जैसे कि ये आप देखिए, यहाँ पर आपको म्यूज़िक भी सुनने को मिलता है। ये दुकानें शिकानें हैं और यहाँ पर म्यूज़िक वाले बंदे भी बैठे हुए हैं। और मिलते हैं वापसी पे, मिलते हैं इनके सब के साथ। किधर सीधा? तो इस साइड पर आपको ये फोर्ट का ही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? टिकट ले ली हमने, ठीक है, आगे की तरफ निकलते हैं। और ये आगे रॉयल गार्डन आपको देखने को मिलेगा। कितनी टिकट थी इसकी भाई? 650। तो 650 इसकी टिकट है। बाकी जो फोर्ट से पहले ही जो सीन्स आते हैं ना, ये रॉयल गार्डन है। माशाल्लाह, क्या नज़ारे हैं, बेहतरीन, खूबसूरती है भाई। तो जो हमारा टूर गाइड इधर फोर्ट का होगा, वो कह रहे हैं 10 मिनट बाद आपको मिलेगा, तो उससे हमने फ़ायदा उठाएंगे और ये खूबसूरत से सीन्स वगैरह यहाँ से पिक्चर्स और रील्स वगैरह बना लेंगे। ओ भाई यार, क्या ही खूबसूरत नज़ारे। इस टाइम मैं अपने आप को ना राजा फील कर रहा हूँ माशाल्लाह, क्या नज़ारे हैं। तो सोचिए जब उन्होंने जो फोर्ट बनाया था, ऊपर से जो सीन्स आ रहे होंगे, हुंजा की ब्यूटी यहाँ से आप देखिए। ये है अलतित फोर्ट, ये दरिया बह रहा है, दरिया हुंजा, सामने पहाड़ देखिए, ग्लेशियर्स वगैरह हैं। यार क्या ही नज़ारे हैं। इधर लकड़ी का काम इतना प्यारा हुआ है, इस साइड पे गार्डन है, दरख्त हैं, हर साइड पे आपको नज़र आते हैं। लकड़ी का काम बेहतरीन करके हुआ है। मैं कहता हूँ जैसे वाकई रॉयल काम हो ना लकड़ी का, क्या अच्छा सारी। और ये जो मज़े के सीन्स हैं ना, या अलतित फोर्ट में ही इंजॉय कर सकते हैं। हम वेट कर रहे हैं, बस अभी टूर गाइड आएगा, ऊपर जाएंगे उनके साथ, इसलिए सोचा तब थोड़ी देर इधर मजलिस में बैठा जाए। हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, फोर्ट की तरफ, और यहाँ से हमारे साथ हैं टूर गाइड हैं जो
بتائیں گے تو باقی ان کی زبانی سنیں گے انشاءاللہ. بس اوپر پہنچ جائیں. اور یہ آپ سینز دیکھ لیں. یہ ہے وہ فورٹ جو ہمیں اس میں بھی نظر آتا ہے ٹکٹ میں بھی. دل کے عطا گرم سے وادیاں حمزہ التت ویلی التت روڈ میں خوش آمدید کرنے لگا ہوں. میرا نام امین محمد، لوکل ٹور گائیڈ، اور حد ممکنہ کوشش کروں گا اس قلعے کی کچھ چیزہ اہم تاریخی پس منظر بتانے کی. یہ فورٹ قلعہ التت فورٹ جہاں سب سارے موجود ہیں، گلگت بلتستان کا سب سے لیونگ اولڈسٹ مونومنٹ ہے. اور تاریخ دانوں کے مطابق، اور جب اس کے واچ آبزرویشن ٹاور کی جب کاربن ڈیٹنگ کی، لیبارٹری میں جب تجربہ گاہ میں لیبارٹری میں اس کی ووڈ کی جب لکڑی کی ایج عمر معلوم کی، تو اس کے مطابق یہ 1100 سال اس کی تاریخ نکلی. اور ایک شہزادہ جس کی شادی شگرس کردو بلتستان کی شہزادی ملکہ سے ہوئی تھی، تو ان کے والد محترم نے یعنی سسر نے اپنے داماد کو اور شہزادی کو ایسے ویڈنگ گفٹ ڈاوری میں قلعہ تبت سے آرکیٹیکٹس بلوائے تھے. اور جو باراتیوں گروپ آئے تھے، چند لوگ رک گئے تھے، مقامی لوگ، سب نے مل کر چند سالوں میں قلعہ ان کی داماد جی کو اور شہزادی کو ایسا ویڈنگ گفٹ ڈاوری میں فادر ان لو نے سسر نے بنوا کر دیا تھا. اس دروازے اس قلعے کے اندر جو فورٹ کے دروازے ہیں بہت چھوٹے ہیں. اس کی بھی 3 اہم وجوہات ریزنز تھی. پہلی اہم وجہ جو ریزن تھی سیلف ڈیفense، دشمنوں سے بچاؤ. دوسری وجہ تھی ہیوملٹی، عاجزی، انکساری، ہمبلنس، ڈاؤن ٹو ارتھ، جو بھی ہے کہ ان کو ادباً اخلاقاً تعظیماً تھوڑا سا سر جھکاتا ہوا، باؤ کرتا ہوا، سلام پیش کرتا ہوا گزر. تیسری وجہ تھی کلائمیٹ کنٹرول. گلوبل وارمنگ اس زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی، تو گرمیوں میں سرد و سردیوں میں گرم رکھنے کے لیے دروازے جان بوجھ کے چھوٹے رکھتے تھے. اور اس قلعے پہ مرمتی کام بھی بہت زیادہ ہوا ہے. سن 2006 سے 2009 تک 4 سال ایک قلعہ مکمل طور پر مرمتی کام کی وجہ سے بند ہو گیا تھا. دنیا بھر سے اکراس دا گلوب، اکراس دا ورلڈ انجینئرز آئے تھے. اس قلعے کو رینوویٹ، ریویمپ، ریسٹور، ریوائیو کیا ہے. اور اس قلعے کو نئی جان بخشنے کے لیے دنیا بھر سے جو انجینئرز آئے تھے، وہ ناروے کی گورنمنٹ اور آخان ٹرسٹ فار کلچر کی منت یہاں بلوائے گئے تھے. اور 2011 میں یونیسکو، اقوام متحدہ یونیسکو جو ادارہ ہے، اس نے اس قلعے کے مرمتی کام کو سراہتے ہوئے اپریشیٹ کرتے ہوئے اس کو 2011 میں ایشیا پیسیفک کلچرل ہیریٹیج کنزرویشن اوارڈ کی خطاب سے نوازا ہے. اب ہم یہاں سے باقاعدہ اپنا آفیشیل ٹور کا آغاز کریں گے. اوور بھی ہو چکا ہے آپ لوگوں کو قلعے کا، فورٹ کا. اب ہم فرسٹ روم میں جائیں گے اور دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. دروازوں پہ سر بچائیے. اچھا جناب، یہ روم کمرہ جہاں سے ہم سارے موجود ہیں سر، یہ استقبالیہ تھا، انٹروڈکٹری روم، ریسیپشن لابی. یہاں پہ مہمانوں کو ریسیو، ویلکم، خوش آمدید کیا کرتا تھا ایک ریسیپشنسٹ جو دن کے اوقات میں بیٹھا کرتا تھا. یہ جو روم کمرہ جہاں پہ ہم سارے موجود ہیں، یہ کمرہ روم استقبالیہ، انٹروڈکٹری روم، ریسیپشن لابی ہوا کرتا تھا. یہاں مہمانوں کو ریسیو، ویلکم، خوش آمدید ایک ریسیپشنسٹ دن کے اوقات میں جو بیٹھتا تھا وہ کرتا تھا. جو چین کاشگر سے جو نمائندے، ماہدین یا جو بھی مہمان خصوصی جو آتے تھے دن کے اوقات میں، اور وہ میک شور کرتا تھا اگلے روم میں لے جا کے میٹنگ روم میں دن کے اوقات میں کنگ سے ان کو ملواتا تھا. اس کے علاوہ یہ جو آپ کو گڑھا نیچے جو دکھ رہا ہے، یہ وائن سیلر تھا. وائن سیلر اس لیے تھا کیونکہ اسلام اس پورے خطے میں 16ویں صدی میں آیا، 400 سال قبل. اس سے قبل یہاں بدھزم، ہندوازم، تاویزم، شامنزم تھا 16ویں صدی تک. تو اس زمانے میں کوئی بڑی بات مذائقہ نہیں تھی وائن یا شراب پریزرو اسٹور کرنا ہے، مہمانوں کو آفر کرنا، پلانا. 16ویں صدی میں کمپلیٹلی اسٹاپ، بند کر دیا. یہ جو روم کے آپ سینٹر میں دیکھیے، بیچوں بیچ اوپر سے بند، سینٹر سے بند، نیچے سے بند، جو آپ کو دکھ رہا ہے، بتایا کچھ طرح جاتا ہے بڑے بزرگوں کے مطابق کہ یہ کھڑی قبر ہے، اسٹینڈنگ گریو. ایک بادشاہ کے 2 شہزادے صاحبزادے تھے. بڑے بیٹے کا نام تھا میور، چھوٹے کا نام تھا جمال. میور نے اپنے چھوٹے بھائی جمال کو کئی بارہا سمجھایا کہ باپ کی فوتگی گزر جانے کے بعد اصولی طور پہ، قانونی طور پہ میرا بنتا ہے بادشاہ کسی پہ برجمان ہونے کا، بیٹھنے کا. جب وہ نہ مانا، بازد رہا، تو بڑے نے سیکورٹی اہلکاروں، منسٹروں کی مدد سے چھوٹے بھائی جمال کو میور نے اسٹینڈنگ پوزیشن میں زندہ چھڑوا دیا. ابھی بھی اس کے اندر اسکیلیٹن، انسانی سم کا ڈھانچہ موجود ہے. یہی بات چند سال قبل گورے آئے تھے برطانیہ، UK اور US امریکہ سے بھی، ان کو بھی ہم نے یہی بات سمجھائی تھی، بتائی تھی. تو انہوں نے اگلے سال مشینیں لائی تھی اپنے ساتھ، اپنے ہمراہ، چیک کرنے کے لیے بس سچ کے جھوٹے آیا. جب انہوں نے ویری سیریس نوٹ اگلے سال آ کر انہوں نے اس کو کراس چیک کیا، کراس ایگزامن، کراس ویریفائی، ایکس ریز کیا، مشین سے شوائیں ریز لائٹ نکلی، جس کی مدد سے دیکھا مشین کی اسکرین پہ ان کو ہیومن اسکیلیٹن، انسانی جسم کا ڈھانچہ ان کو اس کے اندر موجود دکھایا پایا.
मिला गया। इस बात से ये चीज़ तो ये कन्फर्म्ड हो गई कि आया रीज़न वजह अपनी जगह कुछ भी हो, लेकिन बात बड़ी कन्फर्म ऑथेंटिक जेन्युइन मुस्तनद तस्दीक शुदा है। कभी न कभी कोई ना कोई ज़रूर दफन या ज़रूर किया गया, बिलाशुबा बेशक रीज़न वजह अपनी जगह कुछ भी हो। ये जो दरवाज़ा आपको डोर जो दरवाज़ा दिख रहा है ये इमरजेंसी एग्जिट था, हंगामी खराज। वंस इन ईयर वंस इन अ ब्लू मून जब किंग क्वीन बच्चों पर साल में शाज़ नादिर कभी तगड़ा हमला हो जाता था तो किंग क्वीन बच्चों को रॉयल गार्ड सिक्योरिटी उनसे की आर्मी यहाँ से जाकर उनकी जान बचाया करती। तो उस ज़माने में कहते हैं कि कदीम तर्ज की सीढ़ियाँ थी, नई जदीद सीढ़ियाँ जब किला मुरम्मती काम से गुजरा था तब ये लगी। अब हम जाएंगे सारे मिलकर सर अगले रूम में, वहाँ पे आपको मैं किंग का थोड़ी देर में इंशाअल्लाह ताला से पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, कॉन्फ्रेंस रूम, जिरगा पंचायत कचेरी दिखाएंगे। कमरा जो है ये इनका मीटिंग रूम था, कॉन्फ्रेंस रूम था, पार्लियामेंट हाउस था, सुप्रीम कोर्ट था, जिरगा पंचायत कचेरी, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे बात घूम फिर कर की थी, यहाँ पे रोज़ाना की बेस में मीटिंग होती थी, हफ्ते में एक दिन ऐवान ख़ास सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट हाउस लगता है सजता था और किंग की मौजूदगी में किंग के साथ उनका एक वजीर हुआ करता था, साथ यहीं के लोकल कमांडोज थे। 36 जंगजू कबाइलों को 12 कबीलों में सब डिवाइड तकसीम कर दिया गया, तो हर कबीले का एक नुमाइंदा माहिदीन या खास बंदा इसको किंग समझ रहा था, या मधु इन्वाइट करके बुलाकर उनसे उनके इश्यूज़, कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रॉब्लम, दरपेश मसाइल सुनता था जो उनको आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में दरपेश थे मसाइल, और सुनने के बाद एट द एंड ऑफ द डे किंग ही की बात हतमी थी और उनको मानना ही पड़ता, चाहते हुए भी ना चाहते हुए। लोकल पॉट से पत्थर मिट्टी के बने हुए बर्तन जिनको सेंट्रल जम्बुश स्कीमा बलोख कहते हैं, जो यहाँ बोली जाती ज़बान कही जाती है। मज़े की बात वो खामसा में रियासत से या रियासत में चुनकर उनसे वहाँ उनमें से ईमानदार रखे थे, लेकिन फिर भी गद्दारी बहुत बढ़ चुकी थी रियासत में। एन उनकी था कोई भी नज़रों से एजल ओजल किंग की खाने में नमक के बहाने जहर डाल के फूड पॉइजन डाल के किंग की जान ले सकता था। से किंग का उनको स्ट्रिक्टली हुक्म फरमान अमर सादिर कर दिया गया था, जो भी खाऊंगा पीऊंगा अव्वल तो मेरी नज़रों के सामने बनेगा, और पहले उनका सिक्योरिटी मिनिस्टर या कोई भी कुक खुद खामसामा कोई जो कुक होता था जो खाना बनाता था उनको पहले वो खाना चेक करवाता था, कंज्यूम करने के बाद जब उनको तसल्ली हो जाती तब वो खुद खाना खाता था। ये जो सामने काला बक्सा जो दिख रहा है उसको साखुर कहते हैं हम लोग लोकल ज़बान में, ये स्टोरेज बॉक्स भी आप कह सकते हैं। इसके अंदर घी और गंदम किसी भी फॉर्म शिकल में किंग के बच्चों के लिए रखा करते थे, क्योंकि ये पहाड़ से इस्लाम में लाएंगे सेफ साइड पे ताकि उनके पास स्टोरेज रहे खाने की, अनाज की। और ऊपर जो 4 कोने का जो छत के बीचों बीच आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये भी तिब्बत से आया हुआ पुराने ज़माने का ओल्ड आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, जिसको हम लोग कहते हैं सगम, लोकल ज़बान में इंग्लिश में भी स्काईलाइट। इसके 3 से 4 अहम मकासद पर्पसेस होते हैं आम हालात में। एक तो ये होता है रोशनदान का काम करता है, जैसा अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अभी भी आप देख रहे हैं रोशनी अंदर आ रही है क्योंकि रोशन आज सूरज आफताब से बाहर निकला हुआ। दूसरा ये हवादान क्रॉस वेंटिलेशन का काम करता है, वहाँ जो आपको खिड़की दिख रही है वहाँ से हवा अंदर, और यहाँ चिमनी क्रॉस सेक्शन वुडन पाइप की वजह से खाने का धुआं सगम स्काईलाइट से बाहर। तीसरा ये ज़लज़ला प्रूफ भी है, जितना भी आपको ऊपर छत पे आप गौर से आप देखें जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ज़िगज़ैग जो लकड़ियों के जो वुडन जो फ्रेम, ये जानबूझकर दानिस्ता तौर पर रखे गए क्योंकि अगर खुदा न ख्वास्ता ज़लज़ला अर्थक्वेक जॉल्ट से ज़लज़ले की झटके जो इस खित्ते में नॉर्मल अमूमन 4 से 5 बार आते हैं साल में, तो ये अपनी बेस साख्त को डिसलोकेट ना होने दे। ये इंटरलॉक्ड है, नीचे से ऊपर इसकी एक ही बेस से गिरफ्त है, तो ये मैक्सिमम ज़्यादा में ज़्यादा 8.5 तक ये मैग्नीट्यूड पे अर्थक्वेक जॉर्ज ज़लज़ले की झटके बर्दाश्त कर सकता है, साथ एलियत रखता है जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और उसके अलावा ये लकड़े का वुडन फ्रेम होता था, शीशा नहीं होता था, मरम्मती काम में शीशा लगा है, अगर उसको बंद कर देते थे जब फॉगी अबर आलूद बादल बारिश रात के टाइम, और जितने भी आपको गड़े दीवारों पर दिख रहे इनमें दिए जलाकर कमरों को ब्राइटन लाइटन रोशन क्या करते थे। वो जो आपको रूम कमरा जो छोटे में स्टोरेज रूम जैसा जो दिख रहा है कोने में हम जाके देख सकते हैं सर, वहाँ पे फल फ्रूट सब्जियाँ रखते थे एज अ कोल्ड स्टोरेज, एज अ साइड प्रोटेक्ट लोकल रेफ्रिजरेटर, क्योंकि ज़माने में टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि ऐसा कोई रेफ्रिजरेटर सिस्टम 1100 साल कबल, तो लोग बड़े शार्प स्मार्ट थे। वो कहते हैं साल के 12 महीने इंटैक्ट रहती थी, आसानी स्पॉइल या ख़राब नहीं होती थी, एज अ कोल्ड स्टोरेज जो नेचुरल लोकल रेफ्रिजरेटर था। अब हम जाएंगे सर अगले रूम में और वहाँ पे आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में किंग का डंजन प्रिजन जेल पनिशमेंट रूम, जिंदान खाना तहखाना। आ जाए तो अब हम जहाँ पर जिस जगह पर मौजूद हैं, जहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ हम आ चुके हैं। ये जिंदान खाना हुआ करता था, डंजन प्रिजन जेल पनिशमेंट रूम, प्रिजन तहखाना जिंदान खाना। यहाँ पे गद्दार वतनों को सज़ा दिया करते थे, उन गद्दार वतनों को जो किंगडम किंग स्टेट के खिलाफ मुहिमजुई में मुलविस होते थे, जिनके खिलाफ ठोस शवाहिद या सबूत इकट्ठा या मिल जाते थे, जमा हो जाते थे कि वाकई मुलविस है उन सरगर्मियों में जो किंगडम किंग रियासत स्टेट के लिए मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती थी।
उनको यहाँ अंदर नीचे फेंकते थे, लकड़ी की मदद से हाथ और नीस टुकने पुष्ट की तरफ मरोड़ कर उनको 2 दिन बगैर खिलाए पिलाए नीचे फेंकती थी। सीढ़ियाँ उस जमाने में स्टेयरकेस की किले या फोर्ट का ऐसा नहीं थी, ये न्यू एडिशन इन द फोर्ट, जब किले में मरम्मती काम से जब किला गुजर रहा था तब लगी है। अच्छा 2 दिन बाद, जिसको उर्दू में हम लोग कहते हैं मुर्गा बनाने, इंग्लिश में गालिबा रोस्टर, हम लोग का जब हुनर दुरुस्त कहते हैं। 2 दिन बाद जब आलमान खुदा की पनाह, गलती हो गई आलम पनाह माफ़ कर दो, उनको तो रिहाई फ्री आज़ाद कर दिया करते थे सिक्योरिटी एहलकारों की मदद से, मिनिस्ट्री एहलकारों की मदद से उनको ऊपर बुलाकर, लेकिन एक शर्त पे। वो सूरत कंडीशन किंग उनके सामने ये रख रहा था कि यहाँ से जाने के बाद कुछ अर्सा आप खिदमत करेंगे वज़ीर के घर पे, और मरते दम कभी गलती दोबारा ना दोहराना। और ये उन लोगों के लिए सज़ा थी जो आम रियाया में से कोई किसी के बहकावे में आकर ये गलती कर बैठता था, लेकिन अगर कोई एलिट क्लास में से ये गलती करता हुआ पाया गया तो उनके लिए ज़िंदगी भर भी 2 दिन बाद गलती मानने के बाद भी ताहयात अपने किंगडम या जो किंग स्टेट की जो मेन जो इनके रॉयल फैमिली के जो लोग होते थे उनके घर में वो ताहयात उनको गुलामी करनी पड़ती थी। लेकिन 2 दिन बाद जो अलमान की जगह कहता था हम दुरुस्त किंग गलत, हमने कोई गलती नहीं की, तो इंदामत पछतावा किस बात का, आम रियाया में से, तो उनको रूफ टॉप से दरिया उनसे जंगल की तरफ उनको पुश करके धक्का दे के उनकी जान ले ली जाती थी, वो सज़ा मौत, क्योंकि उनको जिंदा रखते थे शायद मुस्तकबिल करीब में वो किंगडम किंग स्टेट रियासत सबके लिए वो ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते थे। ये जो छोटा जो रूम कमरा आपको दिख रहा है, ये उन छोटे मासूम बच्चों का कमरा बता रहे हैं, बड़े बुजुर्ग जो विंटर मौसम में सरमा रॉयल फैमिली में आँख खोलते पैदा होते थे, ताकि खुदा ना खास्ता कहीं बच्चों को न महीने जैसे कोई मोहलिक बीमारी सर्दी में ना जगड़ ले या कहीं बुरी हालत में उनकी जान के ला लेना पड़े। ये उनका नर्सरी रूम था। फैमिली रूम देखेंगे कि किंग अपनी फैमिली लाइफ वाइफ बच्चों से कैसे गुजारा था। आज जरा वो कमरा भी दरवाज़ों पर पैर झुकाएं, चल बच रहे हैं। ये रूम कमरा इनका फैमिली रूम था। एट द एंड ऑफ द डे ये किंग वाज अ ह्यूमन बीइंग लाइक अस, वो भी हमारे था, इंसान ही था। तो उसका सबसे जो लास्ट का जो पोर्शन था वो किंग क्वीन के आराम का बेडरूम बता रहे हैं बड़े बुजुर्गों के मुताबिक। जी जनाब, और बड़े बच्चे थोड़े जो मैच्योर अडल्ट बालिग अपनी उम्र को पहुंच जाते थे, राइट और लेफ्ट चैलेंज पर आप उनके आराम का बेडरूम। ये जो सेंटर का आपको जो पूरा पोर्शन दिख रहा है, ये सिटिंग और डाइनिंग बैठ के खाने की जगह बैठा करते तो खाना खा रहे थे। यहाँ पे इनका खाना बनता था, जो बलोच जो पिछले पीरियड्स में हमने बर्तन देखा, लकड़ी का मुलसम का खाम सामान के नजरों के सामने खाना बनाते। वो जो कोने में आपको सीमेंट पोर्शन जो पहाड़ी बनी हुई दिख रही है, वहाँ पे रात के टाइम मेक श्योर वो उन बच्चों को सुला रहे थे जो विंटर मौसम में सरमा के अलावा किसी भी दूसरे मौसम से श्रीनगर में रॉयल फैमिली में आम होते हैं पैदा होते। तो विद हेल्प ऑफ कोड या घोड़ा जो भी ज़माने में उनको अवेलेबल मुहैया कर दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो उनका स्टोरेज रूम था। रोज़मर्रा की चीज़ों उसमें स्टोर प्रिजर्व करते थे, जिसको हम लोग का ज़बान में डब बोलते हैं, DAP। अच्छा यहाँ देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सर, आप जरा गौर से देखिएगा। ये जो आपको दीवार पे जो 3 वुडन पैक जो दिख रही है आपको, इसका ताल्लुक सूरज की मदद से चलने वाली घड़ी से था। सूरज की मदद से चलने वाली घड़ी जो आपको निडल्स जो दिख रही है, ये घड़ी की निडल्स सुइयों पर काम करती थी। उस ज़माने में वक्त को पैरों में तकसीम कर दिया था। एक पैर एक फेज नॉर्मली आप तमाम को मालूम, अब सब माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, मैच्योर अडल्ट्स हैं कि उस ज़माने में हाथ में पहनने वाली घड़ियाँ, रिस्ट वॉच या वॉल क्लॉक्स नहीं आई थी। तो लोग वक्त देखते थे, ये सूरज की शो रिज लाइट की मदद से वक्त को सेकंड मिनट आवर्स घंटों का नहीं पैरों का हिसाब था। एक पैर एक फेज नॉर्मली 3 घंटे का होता है, 8 पैर 8 फेज तो 24 घंटे में। तो जो बुजुर्ग खवातीन थी वो लैटन पर जवान बच्चों से काम लिया करती थी, निकालती थी कि एशिया शेडो एंगल से सुबह का फर्स्ट फेज दिख रहा है, पहला पैर तो हमारे लिए सुबह नाश्ता चाय पानी ब्रेकफास्ट में हमारे लिए ज़रा ऐसे हेल्प करे कुक हम सामी को, या सेकंड फेज दिख रहा है दूसरा पैर तो लंच बनाने में कुक हम सामी को ज़रा असिस्ट हेल्प करें, थर्ड फेज दिख रहा है तीसरा पैर तो सफ़र बनाने में डिनर बनाने में एडवांस मगरिब की ईशा की तरफ बढ़ें तो कुक हम सामी को ज़रा असिस्ट हेल्प करके ज़रा वो बनाए। ज़रा गौर से देखिएगा, इस तरह का शायद कुछ सेटअप बनता होगा। ये देखिए आपको अगर ये गौर से ज़रा आप देखें ज़रा ये जो बन रहा है आपको ऊपर सेटअप बनता हुआ दिख रहा है, ये फेज इस पैरों का काम करता था। ये वाला ये पहला पैर हो गया फर्स्ट फेज ऑफ द डे सर, ये दूसरा पैर हो गया सेकंड फेज ऑफ द डे, ये तीसरा पैर हो गया थर्ड फेज ऑफ द डे। तो जो बुजुर्ग खवातीन थी वो लाइटन और पर जवान बच्चों से काम लिया करती थी कि पहला पैर दूसरा पैर तीसरा पैर, फर्स्ट फेज सेकंड फेज या थर्ड फेज, तो इस तरह उनसे काम लेती थी। अब मज़े की बात ये कोई हरफ आखिर तो नहीं कि नेचर ने कसम ही खाई है कि मैं सुबह डेली निकलूँगा और शाम मगरिब शाम में गुरु को जाऊँगा फजर पे निकलूँगा। उस दिन क्या करते जिस दिन फॉगी अबर आलू बादल बारिश, उस दिन वो लोग अंदाज़ों से काम लेते थे और अंदाज़ा उनका 100% राइट करेक्ट दुरुस्त इसलिए भी हुआ करते थे क्योंकि इस उर्दू में कहावत भी आपने सुनी होगी बड़ी मशहूर बड़े बुजुर्गों से, हम ये काम सारा अंजाम दे सकते हैं, आँख बंद करके भी आइडिया जो जाता था मफरूज़े क्रिएट जनरेट करते थे और मफरूज़ अंदाज़ों से काम लेते थे। अच्छा ये जो आपको शेड जो दिख रहा है अगर आप गौर से यहाँ ज़रा जूम करें,
ये सुबह 9 बजे हमारा दफ्तर खुलता है। पिछले 2 सालों से हमारे एक छोटे से नाकिस तजुर्बे मुशाहिदे में ऑब्जर्वेशन में नोटिस में एक बात आई है, ये सुबह 9 बजे वहाँ आता है जब सनी डे होता है। सर आज अल्हम्दुलिल्लाह और ये वहाँ से लिटरली मूव होता है। मीन्स 9 बजे उधर होगा, 10 से कुछ 11 बजे इधर आएगा, 12 बजे इधर आएगा। अभी ऑलमोस्ट अपने घड़ियों में अगर आप रिस्ट वॉचेज या सेल फोन अगर आप टाइम चेक करें 12 बज रहे ऑलमोस्ट बिल्कुल सेंटर पर आकर रुकी है। ये 2-3 बजे तक वहाँ जाएगा, फिर 2-3 से शाम मगरिब तक या दीवार या तो वहाँ से वॉल से एग्जिट करेगा। ये पूरी कहानी सुनाने पर नॉट शेयर या लेट मी कट इट शॉर्ट वेरी बिग होल स्टोरी कि उस ज़माने में ये बुज़ुर्ग जो लोग थे इन्होंने ये हो सकता है अपने शहरों में, कस्बों में या मुल्कों में, देशों में ये कई सालों से नोटिस में, मुशाहिदे में, ऑब्जर्वेशन की चीज़ लाई होगी। इसलिए जो घड़ी या जो रिस्ट वॉच और वॉल क्लॉक की जो घड़ियाँ सुइयाँ जो होती हैं निडल्स, वो हमेशा राइट क्लॉक से यानी कि राइट सिम दिशा डायरेक्शन से एंटी क्लॉक वाइज की तरफ मूव करती हैं, मूव बढ़ती हैं, ना कि एंटी क्लॉक वाइज से क्लॉक वाइज की तरफ। अच्छा, अब हम जाएंगे बाहर, बड़ा खूबसूरत एक नज़ारा है वो आप ज़रा चेक करें और वहाँ पे कुछ चीज़ आपको बताएंगे तो वहाँ क्या क्या होता है। आ जाए सर। ये इनका शावर रूम हुआ करता था, गुस्ल खाना, हम्माम खाना, और पानी और लकड़ियाँ जंगलों से हम्माम के लिए नीचे दरिया उनसा से पानी मशकीज़ों में पुराने ज़माने की लकड़ियाँ जंगलों से कलेक्ट करके इकट्ठा करके यहाँ तक उनके जो नौकर या जो उनके मुलाजिम गुलाम रिहाई होती थी वो वहाँ यहाँ तक लाकर उनको मुहैया करके सेटअप रेडी करके चले जाया करते थे। ऑब्वियसली उस ज़माने में नक्काशी का सिलसिला था नहीं कि पानी को फ्लश आउट हो जाए, तो उन्हीं को दूसरे मरले तक दूसरे फेस से जो लकड़ियाँ राख बन चुकी होती थी और पानी वो फ्लोट जो हो रहा होता तैर रहा होता था अंदर, उनको मशकीज़ों में दूसरे में लकड़ियों के राख और यहाँ से नीचे एक राज फेंक दिया करते थे। ये जो आपको 4 कोने का लकड़ी का जो वुडन पिट दिख रहा है, ये टॉयलेट है, एक्सक्लूसिव प्लेस, बैतुल खला इसको अरबी में कहते हैं। जब नेचर खोल इधर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट या लॉन्ग खोल, जब उनको आई पानी डाला और उस मामला क्लियर करने के बाद नीचे लकड़े का क्रॉस सेक्शन वुडन पाइप था, इसके बाद सीधा फ्लश जंगल की तरफ फ्लश हुआ करते थे। तो ये इनका बैतुल खला टॉयलेट था और वो उनका हम्माम खाना। जी सर। और नीचे जो आपको दरिया जो बहता हुआ दिख रहा है, दरिया हुंजो है, ये दरिया हुंजो बह रहा है जो आपको। तो अब हम यहाँ से रूफ टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं और रूफ टॉप पे मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे पोर्शंस दिखाऊंगा इंशाल्लाह थोड़ी देर में। जनाब, ये जो जगह जहाँ पे इस वक्त हम सारे मौजूद हैं, ये रूफ टॉप ऑफ द फोर्ट है। पीछे देखिए आपको जो टावर दिख रहा है उसको वॉच टावर, ऑब्जर्वेशन टावर कहा करते हैं। इसके ऊपर से रॉयल गार्ड सिक्योरिटी के 24 दिनों की मूवमेंट को वॉच ऑब्जर्व 24/7 क्या करती थी। राइट हैंड दाएं पर जो रूम कमरा है वो स्टोरेज रूम है। वहाँ पे खुश्क में वजह जैसा कि बादाम, अखरोट, खुबानी मौसम गर्मा समर में और विंटर में मौसम सरमा में गोश्त को नमक लगा के प्रिजर्व स्टोर मसाला लगा के प्रिजर्व स्टोर करते थे। बाएं को जो रूम कमरा है वो खान का इबादत गाह है। यहाँ पे सूफीज़म पे डिस्कशन, सूफ़ी मराकब हुआ करते थे। 16वीं सदी में इस्लाम सही मानों में प्रॉपरली इंट्रोड्यूस मतलब इस खिते में हुआ थ्रू द गेट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान, बंग, बदख्शां। तो यहाँ सूफ़ी डिस्कशन, सूफीज़म पे सूफ़ी मराकब हुआ करते थे। बेसो मोबाइल साहब, अब हम एक मशहूर पहाड़ियों के नाम बताएंगे। चंद दिखेंगी, चंद नहीं दिखेंगी पहाड़ियाँ, क्योंकि ड्यू टू फॉगी क्लाउडी वेदर ऊपर पहाड़ों पे थोड़ा बादल ज़्यादा हैं अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, तो प्लीज़ ज़रा बेयर कीजिएगा। ये जो आपको काला पहाड़, इसके टॉप पे देखिए ट्रायंगल सी जो आपको टिप दिख रही होगी 3 कोन की कोन आइसक्रीम जैसी पहाड़, वो है लेडी फिंगर पे। आपने गालिब हुज़ा से कबल कई बार आए होंगे, सुना भी होगा नाम। लेडी फिंगर की जो हाइट है, बुलंदी सतह समंदर सी लेवल से मीटरों में बता रहा हूँ 6000 मीटर बुलंद है। उसको लेडी फिंगर कहते हैं, लोकल बबलो मटीन भी कहते हैं, लोकल ज़बान बुर्शिस की हम लोग यहाँ। इसके राइट हैंड पे ये जो दाएं हाथ पे ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये जो बर्फ़ से लगा हुआ जो पहाड़ राइट दाएं हाथ पे, ये दाएं साइड ये हुंजो पीक है। हुंजा कैसे बना, इलते बिलते अलते बलते के समय, ये ब्रीफली आपको मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में बताऊंगा। फिलहाल इतना समझ लें, हुंजो पीक की जो हाइट सतह समंदर सी लेवल से 12 मीटरों में 6282 मीटर है, 6282 मीटर्स। ये जो साइड वाली जो रेंज आपको दिख रही है, ये बर्फ़ वाली इस साइड वाली, ये थोड़ी बहुत, ये उल्तर 1 है। उल्तर 2 पूरी मुकम्मल ये काले पहाड़ों के जस्ट पीछे ही है सामने, लेकिन अभी थोड़ा सा दिखता है, लेकिन वो बादलों में गिर चुका है। उल्तर 1 जो है ULTAR, उल्तर 1 जो है उसकी हाइट सतह समंदर सी लेवल से 7242 मीटर है। उल्तर 2 जो भी बादलों में गिर चुका है, गुम हो चुका है बदकिस्मती से, वो है 7385 मीटर सतह समंदर से, 7385 मीटर्स अबव द सी लेवल सतह समंदर। सबसे पीछे देखिए लास्ट में जो तो आपको जो बर्फ़ का
थोड़ा सा जो दिख रहा होगा पहाड़ का सिलसिला लास्ट में बादलों के नीचे, वो राका पोशी है। दुनिया का 27वां बड़ा वो पीक बताया जा रहा है, और वो 9 पाकिस्तान का हाइस्ट बुलंद तरीन चोटी पहाड़ है पीक। उसकी हाइट बुलंदी सतह समंदर सी लेवल से जो है 7,788 788 मीटर्स अबव द सी लेवल। वो वादी नगर डिस्ट्रिक्ट में। ये जो सामने जो आपको पीछे बर्फ़ से लदा हुआ जो सामने जो पहाड़ दिख रहा है, ये मीर शिकारी पीछे सामने दिख रहा है, MIR मीर शिकारी, ये लोकल ज़बान का वर्ड, लेकिन ये भी वादी नगर डिस्ट्रिक्ट में वो पीक है। वो 6,000 मीटर बुलंद है, 6,000 मीटर अबव द सी लेवल, सतह समंदर से बुलंद है, सेम लाइक उल्टा ये लेडी फिंगर। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपको पीछे जो दिख रहा है बर्फ़ से लदा हुआ पहाड़, वो है दस्तकील सार जो है वो बुलंदी के एतबार से इन तमाम पहाड़ों में सबकत ले गया है, बुलंद है इन तमाम पहाड़ों में, इस हुंजो रीजन में, ना कि बस्तान अनूपपुर पाकिस्तान का नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ इस हुंजो में वो 7,885 है, 7,885 मीटर्स, 7,885 मीटर अबव द सी लेवल, सतह समंदर से बुलंद। वो आप फसकूंस का आपने नाम सुना होगा, वहाँ से वाज़ेह तौर पर दिखता है। इसका मतलब वो दुनिया का 2600 पाकिस्तान का 8वां बड़ा पीक है, बुलंद तरीन चोटी है। अच्छा, अब हम जाएंगे पीछे 1-2 पोर्शन है जहाँ गद्दारों को सजाएं मौत देते थे, वो और एक फ़ोटो गैलरी सेक्शन, उसका आपको समझाऊँ। ये जो सबसे आखिरी में जो आपको जगह जो दिख रही है, वहाँ से गद्दारों को नीचे फेंका करते थे, वो सजाए मौत की जगह थी, एग्जीक्यूशन प्लेस, दैट सेंटेंस प्लेस। आप थोड़ा चाहें 2-4 कदम आगे जाके देख सकते हैं। वो लोग जो आखिर तक अपनी डटाई के साथ अपनी गलती पे डटे रहते थे, तो उनको वहाँ से नीचे फेंका करते थे। महमूद हाफिज। ओके सर, ये जो पोर्शन जहाँ पे हम सारे मौजूद हैं, ये न्यू एडिशन इन द फोर्ट, ये किले में नया इजाफी पोर्शन है। 1891 में यहाँ गोरे आए थे अंग्रेज़, कैप्टन ड्यूरांड। ये वो ड्यूरांड नहीं है जिसके नाम पर अफगानिस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन बनी थी, बल्कि ये दूसरा ड्यूरांड था, लेकिन नाम उसका भी ड्यूरांड ही था। और वो कैप्टन था, वो भी बरतानिया, इंग्लिस्तान, UK से था, ग्रेट ब्रिटेन से। और वो इधर आया था थ्रू एग्रीमेंट, मुआहिदों के ज़रिए हुंजो में 1891 1891 में। 1932 में उन्होंने कुछ रैंडम फ़ोटोज़ लिए थे हुंजा की जगहों की, लोगों की, वो अंदर लगे हुए। उससे कबल कि हमारा ट्रिप ऑफिशियली ख़त्म हो, मैं 1-2 चीज़ें ब्रीफली बताना चाहूँगा हुंजा की हिस्ट्री, तारीख, माजी, इतिहास के हवाले से, कि हुंजा कैसे बना और इल्ते बिल्ते अल्तित बल्तित कैसे बना। दुनिया में आपने चीन में बहुत सारी रियासतों के स्टेट्स के नाम सुने होंगे, शहरों के, जैसे कि शुआंगजू, हुआंगजू, वांगजू, पांगजू, गुआंगजू, इस तरह हुंजो है था, ना कि हुंजा। तो ये गोरों का अल्लाह भला करे, उन्होंने जितने साल हुकूमत की, आपको पता है कि एक तो इंग्लिश अंग्रेज़ों की, US वालों की, और अमेरिका UK इंग्लिश में ज़मीन आसमान का एक्सेंट लीजिए में फ़र्क है। तो उन्होंने जितना हुकूमत की, हुंजो को ये हुंजो जो था ना, लफ्ज़ हुंजा, जिस तरह आप दुनिया में और कई शहरों के नाम सुने होंगे, जैसा माई कोलाची से कराची बन गया, कोयटा पहाड़ों में गिरी हुई चीज़ थी, कोयटा बन गई, इसी तरह हुंजा बन गया। तो ZA जो ज़ा है, इसके कोई मीनिंग या मतलब नहीं है। बदकिस्मती से किसी भी शब्द या इंग्लिश में डिक्शनरी में, लेकिन 135 साल से जो लफ्ज़ चल रहा है, तो लोग हुंजा ही कहते हैं, ना कि हुंजो। लेकिन आज भी हुंजा के जो अधेड़ उम्र के मर्द ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग मर्द ख़वातीन, तो मर्द व ख़वातीन तो वैसे भी हुंजा को हुंजो ही कहते हैं, हुंजो कुस, ना कि हुंजा कुस। तो ये एक चीज़ थी जो समझना बहुत ज़रूरी था, क्या लफ्ज़ और क्या बन गया। अब आ जाते हैं इल्ते बिल्ते, ये अल्तित बल्तित कैसे बने। ये बता रहे हैं डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि हर एक का अपना अपना मानना है कि इल्ते और बिल्ते तिब्बतन, कुछ लोग बता रहे हैं कि ये तारीख के हवाले से कि ये तिब्बत ज़बान से जो निकले अल्फाज हैं। इल्ते का मतलब होता है तिब्बतन ज़बान में कि ये ज़मीन पर हो, मैदान पर हो, जो ज़मीन का टुकड़ा मैदानी हो, नीचे हो, ग्राउंड पर हो। और बिल्ते का मतलब होता है जो चीज़ हाइट पर हो, ऊंचाई पर हो। तो ये ज़मीन या महल वकूफ़ की रियासत पर ये ज़मीन का टुकड़ा जोग्राफियाई लिहाज से 301 फीट, ऑलमोस्ट लगभग कोई 101 मीटर, मोर और लेस, कम और बेश टेंटेटिवली नीचे है एज़ कम्पेयर टू बिल्ते से जो बल्तित जो बनी। आप देखें वो जो कोने में आपको जो एक रेतीले पहाड़ के ऊपर देखें, कोने में जो कोई इमारत दिख रही है ऑफ वाइट कलर की, वो है बल्तित फोर्ट। उसका जिसका पुराना नाम था आगाई कोट, वो बिल्ते बना, बिल्ते से फिर बल्तित। और करीमाबाद हमारे प्रिंस शाह करीम के नाम पे वो करीमाबाद मनसूबा जो 96 में वो सदर फारूक अहमद खान लगारी साहब के साथ फोर्ट की रिस्टोरेशन के लिए ओपनिंग के लिए वो 96 में आया था। अब वो करीमाबाद के नाम से जाना जाता है, उनका का दारुल खिलाफा कैपिटल कहते हैं। तो जब वो किला बन गया, वो 800 साल पुराना है, नो डाउट। वो हाइट में ऊंचा ज़रूर है, इल्ते से अल्तित, बिल्ते से बल्तित,
اس کا کورڈ ایریا سائز فورٹ کا اگر آپ رائل گارڈن کے ساتھ لگائیں تو التت فورٹ بہت بڑا ہے، لیکن آپ صرف قلعے کی صرف جہاں تک بات کریں بلڈنگ کی تو وہ کافی بڑا ہے ایریا میں کورڈ ایریا، لیکن ایج عمر میں پھر التت فورٹ بہت بڑا ہے، التت بہت چھوٹا ہے، یہ 1100-800 سال مور اور لیس کم و بیش۔ تو جب 300 سال بعد وہ قلعہ بنا، ایک کنگ 2 قلعوں میں نہیں رہا کر سکتا تھا تو وہ گرمیوں میں وہاں رہا کرتا تھا، اور سردیوں میں وہ ادھر آیا کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کا پھر گرمیوں کا محل پہلے سے کیسل بن گیا، وہ یوز کر رہا تھا، اور یہ سردیوں کا محل ایز اے پیلس سے کیسل اس کو یوز کیا کرتا تھا۔ تھینک یو سو مچ سر، ہمارا یہاں آفیشیل ٹور ختم ہو گیا، اینڈ ہوپ فلی یو کین آل بی دا گڈ ایمبیسڈر، اچھے سفیر بن کے جائیں اور اچھا میسج اور پیغام اپنے لے کے جائیں۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ پوری ایک گیلری ہے جو کہ فورنر آئے تھے ادھر وزٹ کے لیے، اس کے بعد انہوں نے کچھ پکچرز لی تھیں، تو یہ ساری گیلری ادھر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی، ڈفرینٹ پکچرز ہیں جو کہ لوکلز کی پکچرز لگ رہی ہیں موسٹلی نا، اور کچھ فورٹ کی پکچرز ہیں۔ تو یہ ساری جیسے کہ وہ بتا رہے تھے 1892 کے 91 میں اس طرح اس دور میں پکچرز لی تھی۔ اور روم مل گیا جہاں پر یہ چیک کریں، کافی پکچرز ہیں جو کہ کتنی پرانی پکچرز ہیں، یہ سارے لوکل جو کہ فورٹ ہے، کوئی ایریاز ہیں، کچھ لوگوں کی ہیں جو کام کر رہے ہیں، کاشتکاری کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ روم چیک کریں، جیسے کہ چمنیز وغیرہ اپنی طرف بھی ہوتی تھی، تو یہ آپ چیک کریں، یہ پوری وہ گیلری ہے، ماشاء اللہ بہترین ہو گیا بھائی۔ یہ وہ ساری کی ساری آپ کو گیلری میں نے دکھا دی، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ آپ چیک کریں۔ تو چلیں ماشاءاللہ بہترین ہمارا ٹور رہا، یہاں کا مزہ آ گیا، چس آ گئی۔ ابھی نیچے چلتے ہیں۔ یہ خوبصورت سے سینز آپ دیکھیں، اور یہ کسی دور میں یہاں پر بادشاہ سلامت بیٹھ کر یہ پوری اپنی جتنی بھی ان کی ریاست تھی اس کو دیکھتے تھے۔ آج آپ کا بھائی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سین ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی خوبصورتی ہنزا کی، اور پہلے اس کو ہنزو کہتے تھے، مجھے بھائی بتا رہے تھے ہنزا، تو بعد میں نام چینج ہو گیا، اور وہ دوسری طرف آ گیا، ادھر سے بلتت فورٹ شو ہوتا ہے نا، ہاں وہ بلتت فورٹ ہے، یہ میں اس ٹائم ہوں ابھی التت فورٹ میں، ٹھیک ہے۔ تو بھائی صاحب گرمیوں میں ادھر چلے جاتے تھے، سردیوں میں ادھر، تو بہترین نظارے ہیں۔ گرمیوں کے آپ کو زیادہ گرمی ہو جاتی ہے، لیکن یقین مانے یہاں پہ میرا دل کر کیسے سو جاؤں، لیکن چاچا نے کہا جی 1 منٹ کی ویڈیو کا ٹائم ہے، اس کے بعد اٹھ جاؤ اس لیے میں سونے نہیں لگا۔ نیچے چلتے ہیں اور یہ آپ خوبصورت سے سینز دیکھتے جائیں۔ میری تو ٹانگیں جو ہے نا کانپ رہی ہیں اس دریا کو دیکھ کر ماشاء اللہ۔ اور ادھر سے میں نے سوچا لازمی ویڈیو بنائی جائے، یہ پیارے پیارے جو سینز ہیں نا یہ مس تو نہیں نہ کرنے چاہیے، دریا کے ساتھ ساتھ اوپر سے آپ یہ پیارے سے سینز انجوائے کریں بھائی۔ اگر آپ حنزہ نہیں آ سکتے تو آپ کا بھائی ہے نا آپ کو ویڈیو دکھانے کے لیے۔ اوئے ہوئے ہوئے، چلے جی اب یہاں سے جانے کا ٹائم ہے، بڑا ہی مزہ آیا، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے کچھ ریلز اور پکچرز وغیرہ بنانی ہے التت فورٹ میں، یقین میں نے بہت مزہ آیا۔ ابھی باہر کے سینز بہت ہی پیارے ہیں، یہ آتے ہوئے میں نے آپ کو دکھائے تھے۔ ابھی میں جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، اپنا خیال رکھیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔